नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम रचना धर्मिता कार्यक्रम आपके समक्ष पुनः आए हैं और आज इस कार्यक्रम में हमने जयपुर से यहाँ पर दावत दी है सुपरिचित साहित्यकार सुश्री मनीषा कुलश्रेष्ठ को। अभी थोड़ी देर में हम मनीषा जी को आज के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर प्रत्येक मंगलवार को सायं 7 बजे हम साहित्य कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम देश भर से क्या कभी-कभी विदेशों में जो हमारे साहित्यकार मित्र हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उनको फिर प्रयास करते हैं वे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और उनके व्यक्तित्व पर और उनका जो लेखन कृतित्व है, लेखन यात्रा है, उस पर बातचीत करते हैं। और उसी क्रम में आज हमने यहाँ पर इस मंच पर यहाँ पर जयपुर से दावत दी है, जोड़ देंगे थोड़ी देर में मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को, जिनसे हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में, उनके बारे में बातचीत करेंगे। आइए अब मैं और आपके बीच में यानी अपने जो मित्र हैं उनके बीच में ज्यादा देर नहीं आना चाहूंगा। सबसे पहले आज की जो हमारी विशेष अतिथि है, साहित्यकार मित्र हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, हम उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। मनीषा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, आपसे मैंने नमस्कार कर लिया तो अहमदाबाद से नमिता सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई। इतनी देर में सुमित रजौरा जी, सोनू यशराज जी, बहुत सारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। चूंकि ये कार्यक्रम उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर उपलब्ध है, साथ में अब थोड़ी देर में जो मेरा अपना फेसबुक प्रोफाइल है उपेंद्र नाथ रैना, उस पर भी ये प्रसारित होगा। तो मनीषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई। क्या चल रहा है आजकल? आप क्या समझ रहे हैं कि लेखन कितना जरूरी कार्य है? इसके बारे में आपका ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा सबसे पहले। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी उपेंद्र जी। इस साहित्य संवाद की श्रृंखला से इतने सारे लोग जुड़े और मुझे जुड़ने में थोड़ी सी देरी हुई, इसके लिए क्षमा भी चाहूंगी क्योंकि कुछ व्यस्तताएं रही। और जो आपका सवाल है आज, लेखन कितना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि लेखन एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और आज के समय को पकड़ने के लिए अगर आता है चारों दिशाओं से आता है जी या ऐसे लोगों की दुनिया से आता है जो बहुत कम है या अल्पसंख्यकों की तरफ से आता है या किसी दुनिया की आदिवासी अस्मिताओं की तरफ से आता है, तो उसका बहुत स्वागत है। लेकिन कई बार एक अगर लेखन केवल एक होड़ के तहत आता है कि अरे हमें लिखना है, तो वहां मुझे अगर निजी तौर पे मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जब तक कि भाव और विचार आपका गला ही ना दबाने लगे तब तक नहीं लिखना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही। आप देखिए, मैं कार्यक्रम से पहले अनघा जी की बात कर रहा था। हमारे लिए जी बहुत अच्छी बात है कि अनघा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई हमारे साथ और जी इसके साथ साथ बहुत और सारे मित्र जुड़ गए। विकेश निझावन जी चंडीगढ़ से जुड़ गए, सुमित जी रजौरा जी हैं, निर्देश निधि जी जुड़ गई, अशोक मिश्री जी, सोनू यशराज जी, राम दुलारी शर्मा जी, डॉक्टर सरिता जैन, अनिता पाटनी जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। मैं सभी का आप सबको हार्दिक नमस्कार। जी 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 जी। वैसे आपके नाम से आपकी जो साहित्य सेवा है उससे तो सभी परिचित हैं, फिर भी मैं शुरू में आपका संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। शेष तो बातें हम आपसे ही करेंगे। आप बीएससी हैं, एमए हिंदी है, एम फिल है और साथ में आपने कथक में विशारद किया है, उसके बारे में तो हम आपसे बातचीत करेंगे। आपके अभी जी तक 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कठपुतलियां, कुछ भी तो रूमानी नहीं,
बौनी होती परछाई, केयर ऑफ साउथ घाटी, गंधर्व गाथा, अनामा इत्यादि। और 51 कहानियों का 10 कहानियां, आपका कुछ कहानी संग्रह एक है, उसके बारे में आप हमें बता दीजिएगा। और आपके 6 उपन्यास हैं, जी शिगाफ है, इस तरह से पंचकन्या है, स्वप्नपाश है, मल्लिका है, सोफिया है, और जी इत्यादि बहुत सारे हैं। आपसे बातचीत करेंगे इसके बारे में। और इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। और आपका एक यात्रा वृतांत अतिथि कैलाश का, जी इसके बारे में जो आपके अनुभव रहे हैं, उसके बारे में जरूर हमें बताइएगा। बहुत ही उसमें साहसिक और मनोरंजन होगा उसमें, और साथ में बहुत ही सूचनाप्रद होगा किस तरह से वो यात्रा आपने तय की और कैसा रहा वो सफर। साथ में आपके जो कई रचनाएं हैं उसमें आपका डच में, अंग्रेजी में, रूसी में और अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, उसके बारे में भी आपके बारे में जानेंगे। और कृष्ण बलदेव वैद्य फेलोशिप आपको मिला है, तो क्या कार्य रहा है उसके अंतर्गत, ये भी आप हमें जी बताएंगे और साझा करिए इस मंच से। एक अनौपचारिक बातचीत है, बस हम अपनी बातचीत को केवल साहित्य तक ही सीमित रखते हैं। कई लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बेटर है कि क्यों ना साहित्य की ही बात हो, और विशुद्ध रूप बिल्कुल से हम साहित्य की यात्रा के बारे में आपसे बात करेंगे। और साथ में आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां ये रही है कि कई रचनाओं पर आपको कई बहुत अच्छे पुरस्कार मिले हैं। खैर, पुरस्कार के बारे में कई लोगों की अलग अलग राय होती है। कई कहते हैं तो पुरस्कार तो मायने नहीं रखता है, कई कहते हैं कि पुरस्कार जीवन को, आपको, लेखन को, साहित्य को गति प्रदान करता है। तो जी खैर, पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए जानना चाहता हूं, मैं भी बीएससी हूं, उसके बाद मैं भी साहित्य की तरफ आ गया है। मैंने भी नॉन मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है, आपने भी किया है। उसके बाद मैंने भी एमए हिंदी किया, आपने भी एमए हिंदी किया, मैं वही देख रहा हूं। और आपने एमफिल जी किया, मैंने खैर थोड़ा सा डॉक्टरेट कर लिया उसके बारे में। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये आपका मूड या आपकी प्रवृत्ति या क्या है, उसके बारे में हमें अवगत कराइए। उपेंद्र जी, यहाँ पर भी मैं आप ही की राह पे चली थी थोड़ा सा। हुआ ये था कि मैं जब कॉलेज में ही पढ़ रही थी और कैजुअल अनाउंसर्स के लिए वो निकलता है एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने क्या भर बात है। दिया था। तो रेडियो में आके लगा कि मुझे हिंदी को और अच्छी तरह जानना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि मेरी माँ हमेशा से हिंदी की लेक्चरर रही, तो उनका हिंदी में बहुत रुचि थी और घर में किताबें, एक बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो हिंदी से रुझान बहुत प्राकृतिक था। लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एमएससी करूं या मेडिकल करूं। तो इसके पीछे एक बहुत रोचक बात है कि मैंने सबसे छुप के एमएससी बॉटनी आधा छोड़ के और मैंने हिंदी में एमए लिया किया था। और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तब मैंने बताया कि मैं हिंदी क्या में बात है, गोल्ड ये एक और समानता जो जुड़ गई, हमें भी जी वैसे ही मिला है। जी। बहुत। मुझे जी लगता जी है जी। कि जो विज्ञान पढ़े हुए होते हैं उनके लिए साहित्य इतना कष्टप्रद नहीं होता अगर उनको कठिन नहीं बहुत होता, रुचि सही बात है, जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हमेशा वैज्ञानिक एक साइंटिफिक दृष्टिकोण रहता है जी जब आप। बिल्कुल, मुझे लगता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मेरे लेखन में बहुत काम आया। जब मैंने सिजोफ्रेनिया के ऊपर स्वप्नपाश लिखा, या शिगाफ भी जब मैंने लिखा, या कहीं ना कहीं तल में वो वैज्ञानिक तार्किकता रहती है। तो फिर खैर, आपने तो वो जो आपने कहा कि अनाउंसमेंट के लिए आपने वो जो कैजुअल अनाउंसर्स का जी आ गया, उसके लिए आपने हिंदी, मुझे नहीं लग रहा केवल हिंदी जानने के लिए क्या होगा। तो इसका मतलब नहीं, शुरू मेरी से रुचि ही साहित्य की तरफ कोई रुचि थी आपकी। हमेशा से जब हम बहुत छोटे थे तभी हमने शंकर का चौरंगी पढ़ लिया था 8वीं 9वीं क्लास में ही। विष्णुराव खांडेकर का ययाति पढ़ चुके थे। माँ बहुत सारी किताबें पढ़ने को देती थी, तो हमारे घर में एक साहित्यिक माहौल था। तो उपन्यास तो हम बहुत बचपन से पढ़ना शुरू हो गए थे। और माँ को चंद्रकांता संतति बहुत पसंद था, क्या तो बात है। वो हमेशा उसका जिक्र किया करती थी। तो साहित्य में रुचि थी, बहुत ज्यादा रुचि थी। और उसके साथ में माँ का एक दबाव था कि विज्ञान पढ़ा जाए, क्योंकि अगर तुम अच्छा पढ़ रहे हो तो क्यों ना कोई डॉक्टर वगैरह बनो। वो समय ही ऐसा था, आप समझ सकते हैं।
नहीं, वो तो अक्सर हमने यही सुना है, हमने भी यही किया है। चंद्रकांता संतति चंद्रकांता से हमने जी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें जी उत्सुकता बनी रहती थी और रोचकता बहुत जी थी उन उपन्यासों जी में। तो उसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, शुरू शुरू में जब आपको लगा कि साहित्य में आपकी जो अभिरुचि है वो सघन होती जा रही है और आप इस दिशा में अच्छा कर सकती हैं, तो किस साहित्यकार को आपने फॉलो करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, या आपकी कमजोरी रहा कि मैं इस लेखक को, उपन्यासकार को या कवि को ज्यादा पढ़ना चाहूंगी, पसंद करती हूँ? मेरी रुचि हमेशा से मनोविज्ञान में रही। तो मैं जितने भी मनोवैज्ञानिक तल पे जाके जो लेखक लिखा करते थे, उनमें इलाचंद्र जोशी जी थे, उनमें हमारे अज्ञेय को भी हम ले सकते हैं। और जैनेन्द्र कुमार जी। मृणाल मेरा, जैनेन्द्र कुमार जी, मृणाल मेरा प्रिय उपन्यास रहा। तो मैंने पहले इन लोगों को फॉलो किया, लेकिन फिर मुझे यशपाल जी का झूठा सच हमारे कोर्स में क्या था, बात है! तो उनको पढ़ा। और उसके साथ में बहुत सारे अनूदित उपन्यास पढ़े, तो उसमें मुझे मैक्सिम गोर्की मुझे बहुत पसंद आए। वाह वाह वाह! टॉल्स्टॉय को पढ़ा, अलेक्जेंडर क्यूपरन को पढ़ा। तो मुझे लगता है कि एक पूरा कहूँ कि मैं एकलव्य थी और बहुत सारे द्रोणाचार्य थे। तो ये सब वो लोग थे जिन्होंने मुझे चाहे अनचाहे प्रभावित किया था। तो फिर क्या आयु रही आपकी जब अब आपको लगा कि मैं अच्छी तरह कहानी से शुरू किया, किससे शुरू, या कविता जी, से? दरअसल जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी उपेंद्र जी, तब राजस्थान साहित्य अकेडमी ने एक अ, नवोदित लेखन का साहित्य अकेडमी का अवार्ड देते हैं। तो तब उन्होंने एकांकी लिखने को का एक वो निकला था। तो वहां पे वो नवोदित प्रतिभा का, तो मैंने सबसे पहले एकांकी लिखी थी, और वो भी देवदासी प्रथा पे लिखी थी, कि कैसे एक ओ, देवदासी प्रथा से मुक्त होकर एक फोटोग्राफर उस देवदासी को निकाल के मॉडलिंग में ले आता है। तो उस समय में मैंने समय से आगे की एक कहानी लिखी थी, तो उसको वो अवार्ड मिला। और उसके बाद मतलब मैं लिखती रही पत्रिकाओं में, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि लड़कियों के साथ एक चीज जो हमेशा जुड़ती है, शादी हो जाती है, फिर आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर बच्चों को स्कूल भेजने तक आप कुछ भी नहीं कर पाते। तब फिर मैंने दोबारा से शुरू किया। तो मेरे पति की हमेशा मेरे साथ में एक सहयोग रहा, कि उन्होंने चाहा कि मैं लिखती रहूं, मैं अपना जो फील्ड छोड़ू ना। तो उन्होंने मुझे सहयोग दिया, और सबसे पहले हमने लिखने से ज्यादा जरूरी मैंने उस, क्योंकि वो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम्म। मनीषा तुम क्यों नहीं एक वेब पोर्टल बनाती हो। तो हमने hindinews.com नाम का वेब पोर्टल 1999 में शुरू किया था। तब हिंदी का कोई नाम निशान कंप्यूटर पे नहीं होता था। तब मैंने बहुत सारे लेखकों को भी हिंदी नेट से जोड़ा था। ये बहुत अच्छा आपने, अच्छा, वो एकांकी जो आपने लिखा था उसका कहीं फिर उपयोग हो पाया या नहीं? जी नहीं हो पाया, और वो पांडुलिपि भी वो मुझसे खो गई। पर मैं चाह अरे रही राम! हूँ कि अब मैं सोचती हूँ कि कैसे उस फोटोग्राफर की, उस देवदासी उड़ीसा के मंदिरों के आसपास उस देवदासी पे नजर पड़ती है उस फोटोग्राफर की, और कैसे वो उसे कन्विंस करता है। मैं अब है ना भूलने लगी कि मैंने क्या लिखा होगा, क्योंकि वो पांडुलिपि मैंने जमा कराई और वो एक ही प्रति थी, उसकी प्रति भी हम्म। मैंने अपने पास नहीं रखी, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इसको कुछ मिलेगा। लेकिन उसको अवार्ड मिला, और मुझे लगता है कि मैं शायद उसको अपने ही ब्रेन में रिकलेक्ट करके शायद नहीं, दोबारा लिखना एक्चुअली विषय विषय आपने बहुत बहुत सार्थक और गंभीर विषय लिया था उस समय। तो जी आप तो कम से कम ये कर सकते हैं कि उसको फिर रिविजिट करके उसको पुनः थोड़ा सा जी फिर से लिखे, क्योंकि पूरा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो तो आपके जहन में तो होगा ही। उसको जी आप पुनः बिल्कुल है। जीवित, पुनः उस देवदासी को जीवित करिए ना, और उसको फिर से लिखिए। और जी, हो वो सकता, उसका हो पहला ही सकता। दृश्य ये है कि वो मंदिर से भाग आई है और एक पाकड़ के पेड़ के नीचे खड़ी है, और फोटोग्राफर उसकी फोटो क्लिक करता है, और एक बहुत खूबसूरत फोटो आती है, और वो उसकी बिना परमिशन के छाप देता है, और बहुत सारी लोग उत्सुक हो जाते हैं।
तो वो वापस उसे मिलने आता है, तब तक वो देवदासी बनाई जा चुकी होती है जबरदस्ती, और वो उस परिस्थितियों से कैसे निकलती है, उस पे थी वो पूरी कहानी। ने कोई कोई संवाद, क्योंकि एकांकी तो मतलब नाटक के रूप में था, बिल्कुल तो कोई एकांत के रूप में ही था। तो कोई संवाद संवादों वगैरह और कुछ? संवादों के बीच संवादों के रूप में ही था। जी जी जी। तो कोशिश नहीं की आपने कि कहीं पर उसका मंचन हो या रेडियो पर आप उसको ब्रॉडकास्ट के लिए दे सके, ऐसा प्रयास नहीं हुआ आपका वो? नहीं, उसके वो अवार्ड मिल गया, उसके बाद मैं उसे भूल गई। फिर उसके हाँ, बाद हाँ, हाँ। घर में एमफिल किया, एमफिल के साथ शादी हो गई। अब बताइए, जिस बच्चे की वजह से आपको अवार्ड मिला, उस बच्चे को आप भूल गए, तो आपको नहीं, मैं पता नहीं भूली कहाँ नहीं, छोड़। वो मेरे अवचेतन में हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है मैं अब आपने वो इतने इंटरव्यूज हुए, उसमें कभी भी उस एकांकी की बात नहीं हुई। आपके साथ बात करते हुए वो एकांकी की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं उसको दोबारा नहीं, पुनर्जीवित। मैं इस विषय पर पर्टिकुलर क्यों हूं, नाटक मेरी भी कमजोरी रही है शुरू से। मैंने भी जी अपना कैरियर नाटकों से ही शुरू किया है। और आपको आश्चर्य होगा, कश्मीर में हमने सबसे पहले जो मैंने नाटक किया है, वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का हमने किया था, बूढ़ा तांत्रिक वाला, नीली जी झील। जी। वो भी नीली झील। एकांकी था, नीली झील। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एकांकी है, भारती जी का है। तो जी जी। हमने, क्योंकि एकांकी वो भी था, तो उसके बाद तो मैं नाटकों के साथ बहुत ही संलग्न रहा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस नाटक को अब उसको कहीं पर किसी उपन्यास में, कहानी में उसकी कोई छाप आ गई है, आपने उसको थोड़ा सा रिवील या रिपीट किया है थीम के माध्यम आ, से? उस एग्जैक्टली उसकी देवदासी की तो नहीं आई, लेकिन कालिंदी मेरी एक कहानी है जिसमें वो न्यूड मॉडलिंग करती है, तो वो थोड़ा सा उसका एक असर आया है उसमें। हल्का सा प्रभाव आ गया है। जी तो जी अच्छा, जी कई मनीषा जी, हमने देखा है जो लेखक वास्तव में जो साहित्यकार लेखक बनना चाहते हैं, तो अक्सर हमने ये जो मैंने तो आज तक तीन तीन 400 इंटरव्यू किए हैं। अधिकांश जी। मित्रों ने बताया कि उन्होंने कविता से लिखना शुरू करा। तो आप क्या कविता से आपकी कुछ शुरुआत नहीं हुई क्या? कुछ कविता वगैरह बाद में लिखी आपने? जी नहीं, टीनेज जब मैं किशोरी थी और 12-13 साल की थी, तब कविता ही से शुरुआत की थी। और तब लिखी थी कविता, और वो कविता मुझे आज भी याद है कि एक्वेरियम में वो खेलती हुई उस मछली पे लिखी थी कि वो क्या अपनी ही बात है! परछाई से डर जाती है। तो एक कि मेरा किशोर मन एक्वेरियम में इस तैरती हुई मछली जैसा है। सुनाइए, सुनाइए, अगर कुछ याद है सुनाइए, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, वो किसी बस इतना ही याद है उस कविता का, हालांकि रखी है वो डायरी में है कहीं, तो आगे कभी सुनाऊंगी। तो उसका सारांश यही था कि मेरा किशोर मन इस एक्वेरियम में तैरती हुई इस गोल्डफिश जैसा है, जो अपनी परछाई देखकर ही कांप जाता है, और कभी वो इस नकली घास से बहल जाता है, कभी बहुत ऐसे बढ़िया, तो। बहुत। देखिए, थी जो आपका उसका विषय जो आपका केंद्र बिंदु में है, बहुत जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमित मिश्रा जी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, नीलम कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गई हैं, निरुपमा जी। सिंह जी पूनम हैं। दीदी। जी जी जी। भारत दास जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप कुमार जी, वंदना वाजपेयी जी, अनंदा जी लगातार जुड़ी हुई है, भूपेंद्र सिंह रैना जी, आप जम्मू से जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ कवि साहित्यकार हैं। दिलीप कुमार जी भी है, और इस तरह से पिलकेंद्र अरोड़ा जी, प्रेमदा पांडे जी, कन्नूलाल वितोरे जी, अरुण कुमार पासवान जी, अरे वाह क्या बात है, बहुत सारे हमारे विजय संदेश जी लगातार, और हमारे देवेंद्र धर साहब जुड़े हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं उनका पुनः विकेश निझावन जी, अमित मिश्रा जी, जी विकेश जी। मैं उनका विकेश जी को हमने हिंदीनेस.com पे उनकी कहानियां बहुत सारी छापी हैं, विकेश निझावन जी, और वो बहुत पुराने परिचित है। बहुत पुराने लेखक हैं, और बहुत ही परिश्रमी, और बहुत मेहनत, और उनके कई बहुत अभी अनूठे पिछले, उनके, बहुत अनूठे प्लॉट्स होते हैं कहानियों के। बिल्कुल, और पिछले दिनों मैंने उनके साथ कार्यक्रम किया, बहुत बढ़िया था, और हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए थे। इस बीच में हरगोविंद पुरी जी अशोक नगर मध्य प्रदेश से जुड़ गए, बहुत अच्छे कवि हैं जी हरगोविंद पुरी जी, बहुत बहुत अच्छे सब। हम ज्योत्सना सक्सेना जी, आप भी जुड़ गई हैं।
बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा मनीषा जी, आपका जी। फिर आपका पहला संग्रह जो क्या कहानी संग्रह था या उपन्यास था आपका, उसके बारे कहानी में संग्रह, बताएं। कहानी जी संग्रह जी, था सर। क्योंकि कुछ कठपुतलियां जो कहानियां आपका छपी प्रकाशित थी हुआ तो। है। जी जी। पहला कहानी संग्रह बौनी होती परछाइयां था, जो मेधा अच्छा। प्रकाशन से आया था। जी जी। तो उसके बाद कठपुतलियां, जो रविंद्र कालिया जी, हम करीब 12 युवा लेखकों को लेकर आए थे, तो तब वो ज्ञानपीठ से कठपुतलियां छपा था। जी बहुत बढ़िया। तब तक अच्छा बहुत सारी पत्रिकाओं में कहानियां छप चुकी थी। नहीं, तब तक तो आपकी किस किस पत्रिका में आपकी कहानियां आई थी, क्योंकि अब देखिए ना, अब तो उसका अभाव हो गया। उन दिनों तो जी धर्मयुग, कादम्बिनी, सारिका, बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसे आती जी। थी। अब हाँ, ये है कुछ मेरी पत्रिका। विडंबना है कि जब तक हम लोग छपने लगे तो सारिका बंद हो चुकी थी। तो वरना वो एक सपना रहा। धर्मयुग में बाल कथा छपी थी, जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बाल कथा भेजी थी। तो डब्बू जी आता था, उसके साथ में एक कहानी छपी थी छोटी सी। बाकी तो हंस से लेके सारी ज्ञानोदय से लेके सारी पत्रिकाओं में छपी है। खैर अब तो नया ज्ञानोदय शुरू हो गया, अब तो नया जी ज्ञानोदय आ रहा है। लेकिन उन दिनों हमें भी याद है, हमारे परिवार में भी, घर में हमारे पिताजी सबसे पहले जब ज्ञानोदय का नया अंक आता था तो सबसे पहले वो ज्ञानोदय वो लेकर आते थे। ज्ञानोदय, जी सारिका और धर्मयुग, ये तीन जी पत्रिकाएं ऐसी थी जो सबसे पहले तुरंत प्रकाशित होते, कश्मीर में आते ही, श्रीनगर में हम उसको ले आते थे। बहुत सारे जी। मित्रों के वो पसंदीदा पत्रिकाएं होती थी, और उनमें सामग्री बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छी जी, लेखकों की, कथाक्रम, कहानीकारों की। कथादेश। जी, ये पत्रिकाएं भी आई बाद में अच्छी तरह से। अच्छा, जब आपका पहला संग्रह छप गया है तो ये किस सन में की बात कर रहे हैं आप? ये है 2007 की बात है। तब पहला 2007, कहानी। यानी यानी जी अगर 2007 का मतलब लगभग 15-16 साल तो हो ही गए हैं। जी, तो आराम से। तो प्रकाशक आसानी से मिल पाया आपको, या उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा आपको? पहली जो पहला कथा संकलन छपा था, उसके लिए जैसा कि सब लोग कहते हैं कि आपको छपने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तो पहला कथा संकलन जब बौनी होती परछाई छपा, तो मैं बिल्कुल अनजाना नाम थी प्रकाशक के लिए। लेकिन उसके बाद में मेरी जैसे ही कहानी कठपुतलियां छपी थी ज्ञानोदय में, उसके बाद उस कहानी पे इतनी चर्चा हुई कि लोग मुझे मिलते ही पूछते थे, कठपुतलियां कहानी के लेखक को। तो उस कहानी की वजह से फिर रविंद्र कालिया जी ने कठपुतलियां संकलन छापा। उसके बाद तो फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर कोई कठिनाई नहीं हुई। तो उसके क्या थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइए, जो उसमें बौनी होती हुई परछाइयां, उसमें क्या मतलब किस तरह की कहानियां थी आपकी, मेन जी, फोकस किसका था? जी जी। जैसा कि हम सबके साथ में होता है, हम सभी के, बल्कि मैं इंदिरा गोस्वामी जी को याद करती हूँ, तो वो क्या भी बात अपना है। पहला कथा संकलन या अपनी शुरुआती कहानियों को डिसोन करती है। मैं डिसोन तो नहीं करती, मैं अपनी उन कहानियों को डिसोन नहीं करती, पर मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कहानियां कहीं बस स्त्री पुरुष संबंधों और उसके आसपास ही थी। तो मुझे लगता है कि तब मैं एक छोटे घेरे में बंद थी। और कठपुतलियां आते आते मैं जो एक व्यक्तिगत दृष्टि थी या एक वैयक्तिक दृष्टि थी, उसको मैं एक बड़ा आयाम दे पाई। कठपुतलियां जब आई तो वो खाप पंचायत पे थी, उसके बाद वो कुर्जा आई, वो डायन प्रथा पे थी। तो फिर मैं अपने उस स्त्री पुरुष संबंधों, मध्यम वर्गीय रिश्तों से बाहर निकल पाई। तो मुझे लगता है कि हम लेखक ग्रो करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले। आप परिचित होंगे नंद भारद्वाज जी से। तो क्या बात उन्होंने है। मेरी कहानियां पढ़ी, जब बौनी होती परछाई की, तो उन्होंने कहा कि इनसे निकलो बाहर, अच्छी पत्रिकाएं पढ़ो, और जानो कि आज क्या ट्रेंड चल रहा है। तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ, अपने से बाहर निकल कर लिखना चाहिए। तब मैंने फिर कुछ बेहतरीन कहानियां लिखी, और ऐसा लगता है दूर से कि अरे आप आते ही छपने लगे और आते ही आप बड़े लेखक बन गए। ऐसा नहीं होता। अगर आप शुरुआत कहीं से भी करें, तो शुरू में आप लड़खड़ाते हैं और फिर ही आप अपनी राह पकड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए,
जिस समय आपको लगा कि अब मैं अच्छी कहानियां लिख सकती हूँ, या उस क्षेत्र में जो कंपटीशन प्रतियोगिता चल रही है वहां पर मैं मेरा भी कुछ कोई मैं उसका सामना कर सकती हूँ, क्योंकि वो जी बहुत बड़ी बात होती है। आपको जिस तरह से मार्केट में कोई चीज आती है तो उसके साथ साथ और भी चीजों के साथ उसका कंपटीशन रहता है, एक प्रतियोगिता जी रहती है कि ये बेटर है या ये सही है। तो आपको उस समय समकालीन जो उस समय तत्कालीन आपके जो समकक्ष जो लेखक लेखिकाएं थी, कहानीकार थे, कौन कौन थे जो आपके। मैं आपको बताती हूँ कि नवलेखन तो जो आए वो सब हम सब स्ट्रगल कर रहे थे और हम एक साथ आए जिनकी एक आध कहानियां छप चुकी थी। लेकिन मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे से जस्ट जो मेरे से बिल्कुल पूर्ववर्ती पीढ़ी थी वो इतनी मित्रवत पीढ़ी थी, इतनी अच्छी पीढ़ी थी। जया जादवानी थी, हम्म। योगेंद्र आहूजा जी थे, और बहुत सारे देवेंद्र जी थे, प्रियमवत जी थे, और ऐसे ये लोग थे जो कंपटीशन नहीं करते थे एक दूसरे से। बहुत स्वस्थ मानसिकता थी इन लोगों की। इनका कंपटीशन अगर होता भी होगा तो शायद भाषा को लेकर बात करते होंगे। तो ये जो पीढ़ी थी उसमें इन लोगों ने नए लोगों को लाने में बहुत सहयोग दिया, और इन्होंने जैसे हमारे आने से इनको इनसिक्योरिटी नहीं हुई। तो ये वाली पीढ़ी, इसको मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ कि इन्होंने आकर हमें क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया कि हाँ आओ लिखो, ये कोजी घोंसला है, समझाया कि कैसे यहाँ आके बर्ताव करना है, कैसे लिखना है, किन चीजों के पीछे नहीं भागना है। और जैसे कि हमें हमेशा जब हम अपनी कहानी पे बात करते थे तो डांट पड़ती थी, अपनी अपनी कहानी पे बात नहीं करते। तो वो मूल्य उन लोगों से मिले। मधु कांकरिया जी थी, तो और उनसे वरिष्ठ मृदुला जी, नासिरा जी, इन सब हाँ, लोगों क्या ने बात हमें है। पहचाना और हमें एक कुशन दिया, हमें एक सराहना की दृष्टि दी, एक हाथ रखा कंधे पे। तो मेरी मुझे याद है कि मैंने पहली बार हंस कार्यक्रम में मन्नू जी को देखा था, और क्योंकि हम उनकी कहानी त्रिशंकु जब पढ़ रहे थे तो हम खुद ही किशोर थे, तो मैंने क्या बात है। चुपचाप से मन्नू जी का पल्लू पकड़ लिया था, तो उनमें उनको छू के देखना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि जो ये सब लोग मिले, इन लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया और इतने प्यार से हमें सहेजा कि मुझे लगता है कि शायद वही वजह थी, वही प्रेरणा थी कि आज जो मैं एक कथा शिविर करती हूँ, कथा कहन नाम से, तो मुझे लगता है वो प्रेरणा मेरी वो चली आ रही है उन लोगों की, जिसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है। अब उस समय राजेंद्र यादव जी थे, मोहन जी, राकेश जी थे, बहुत सारे ऐसे कहानीकार थे उस समय, जो आपके वरिष्ठ रहे होंगे उस समय। तो मोहन उनसे राकेश जी नहीं थे तब तक। कृष्ण बलदेव वैद्य जी थे। मोहन राकेश, जी 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 जी। हाँ, वो तो थोड़ा सा उससे पहले थे, थोड़ा सा सीनियर थे। कमलेश्वर जी थे। या मोहन ये राकेश, हाँ, मोहन कमलेश्वर जी थे, राकेश हिमांशु जोशी जी थे, बहुत सारे ऐसे जी। कहानीकार थे कथा साहित्य में जिनका बड़ा नाम था। मन्नू जी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। हाँ, तो उनके ये मेरा दुर्भाग्य था कि मनोज श्याम जोशी जी और मोहन राकेश दोनों तब तक जा चुके थे। जा चुके थे। तो जी इन बाकी लोगों से, बाकी मित्रों से जो वरिष्ठ साहित्यकार थे, कथाकार थे, उनके सानिध्य में उठने बैठने का थोड़ा सा आपको अवसर तो जी मिला होगा, जिनको जी, निर्मल जी के जिन साथ भी था। निर्मल जी के जी जी साथ जी, भी बहुत निर्मल अवसर वर्मा मिले। जी के साथ, जी 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 जी। जी तो स्वाभाविक है कि आदमी जो लेखक जिनकी रुचि होती है इसमें, कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं, कुछ सीखते हैं उनसे किस तरह जी। से। तो आप क्या समझते हैं कि उपन्यास और कहानी में, दोनों में आपका क्या केंद्र बिंदु में कौन सा विधा रही है जिसमें आप ज्यादा आप लिखना पसंद करते हैं आप। हालांकि आपने कहानी संग्रह भी आपके लगभग 8 है, उपन्यास भी आपके 6 हैं। तो जी लेकिन आपको सहजता सुविधा किसमें लगती है आपको। शुरू में मैं कहानियां लिखती रही और मुझे लगता था कि मैं कहानी में बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे कहानी लिखनी चाहिए। लेकिन एक बार राजेंद्र यादव जी, मुझे याद है राजेंद्र यादव जी ने मुझे कहा, बहुत हो गई कहानियां, अगर तू लेखक है तो उपन्यास लिख के दिखा। तब मैंने क्या बात कश्मीर है। पे शिगाफ लिखा था, अगर आपने शायद पढ़ा हो शिगाफ उपन्यास। तो शिगाफ लिखा था।
तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उस शिगाफ उपन्यास की काफी तारीफ हुई और उसका फ्रेंच काउंसलेट में उसको सम्मानित भी किया और बहुत सारी उसके साथ जुड़ी हैं उपलब्धियां। तो उसके बाद मैंने जो भी कहानी उठाई मुझे लगता था ये उपन्यास का विषय है। तो मुझे लगता है कि उपन्यास एक, जब आप लिखने लगते हैं तो आपको कहानी में कहानी जैसे कहते हैं ना, एल्बो स्पेस नहीं मिलता, कि आपको क्या बात है। खुलकर फैलने की जगह नहीं मिलती। तो अगर आप कोई बड़ा विषय उठाते हैं तो आपको कहानी का कलेवर छोटा लगने लगता है। छोटा तो मुझे लगता है। याद है कि मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जिनको उपन्यास में ही उपन्यास ही बना डाला। पहले सोचा था कि कहानी लिखूं, तो ये दिक्कत आती है कि आप एक बार उपन्यास लिखते हैं तो ये वैसा ही है कि छोटे घर से आप बड़े घर में दाखिल होते हैं तो वापस छोटे घर में लौटना मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। हालांकि कहानी आज भी लिखना मुझे पसंद है और मैं कुछ ऐसे विषय चुनती हूँ कि जो मुझे कहानी में जगह दे सके। नहीं, तो वही बहुत बढ़िया, फैल के बहुत है। रहने की आदत। तो फिर कविता लिखने का आपने कोई रुचि दिखाई, ना कोई प्रयास किया आप? जी जी, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी प्रेम कविताएं बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि मैं लिखती रहती थी, फेसबुक पे भी डालती थी और मैं कविताएं लिखती रही। तो एक बार पंकज सुबीर हमारे साथी लेखक हैं, उन्होंने कहा कि मनीषा दीदी आप प्रेम कविताओं का संकलन छपाइए। तो वो एक एक संकलन छपा। पर मुझे लगता है कि मैं कविताओं में अपना मन पूरा उंडेल नहीं पाती, क्योंकि कविताएं मुझे लगता है आप कैमोफ्लेजिंग के लिए लिखते हैं। कुछ बात क्या बात कहते है। हैं, कुछ बात छिपाते हैं, और जो बात कहनी है वो छिपाते हैं और जो नहीं कहनी है वो आप बताते हैं। तो मुझे लगता है कि वो वो विधा मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं खुलकर बहुत विश्लेषित होकर मनोवैज्ञानिक स्तरों पे जाके, अवचेतन के स्तर पे जाके कहानी लिखती हूँ। तो मुझे लगता है कि कविता मेरे लिए एक शौकिया चीज है जिसको मैं ने बहुत बहुत अच्छी नहीं रहने देती। मनोवैज्ञानिक बात कही आपने। लेकिन इस बीच में बहुत अच्छा है रहता क्या है कि आप कुछ एक दो कविताएं सुनाइए जो उस संकलन में से। पहले तो उसके दर्शन कराइए अगर आपके सामने है उस पुस्तक के। अब मुझे थोड़ा सा उठ के जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इसमें ही देखती हूँ जो अगर कविताएं होंगी तो एक मैं दो कविता नहीं, कविता आपको रखनी पड़ेगी नोट्स में। सामने। देखिए आपका ये पक्ष भी सामने आना चाहिए ना। और खास करके आपने जो कहा, देखिए कविता के मूल में ही आप कितना भी विद्रोही बने, कितना भी विरोध करें, लेकिन मूल भावना में तो प्रेम ही होता है। तो जी उसके केंद्र में, जब तक कि कविता के केंद्र में प्रेम नहीं है तो तब तक कविता बनेगी नहीं। तो जी, इसलिए एक दो कविताएं आप सुनाइए। मैं एक सुनाती हूँ, मैं एक कविता सुने, सुनाती हूँ। आपका स्वागत है। अभी मैं कविताओं को बहुत वैयक्तिक मान लेती हूँ, दरअसल ये मेरी समस्या है। जबकि होता ये है कि वैयक्तिक ही है जो साहित्य में कहीं अंडरटोन होके पाठकों तक पहुंचता है। क्या बात है। अभी तेरे सितारे थोड़ा चल रहे हैं अटपटी चाल। अभी तेरे सितारे थोड़ा चल रहे हैं अटपटी चाल। कॉन्स्टिलेशन का एक तारा रूठा हुआ सा है। हम्म। तू आकाश में मत देख ए दोस्त। तू आकाश में मत देख ए दोस्त। अपने नन्हे कदम देख जो धरती माप सकते हैं। जो तूने पाली अपनी जमीन, अपनी जगह आ लगेगा। खोए हुए आसमां का टुकड़ा किसी जिगसॉ पजल सा। तेरी संवेदनाएं कोमल हैं खरे सोने सी। मेरी मान मिला ले 25% स्वार्थ। खरे सीमेंट से खरे खरे सीमेंट से नहीं बनते हैं कासल। मिलानी पड़ती है थोड़ी सी रेत। हर रिश्ते में रख लेना होता है अपना 25% मन। सुन, अब तो दुर्लभ हो जा। अरे है, क्या बात है। मतलब कुछ अलग हट के कविता है। थोड़ा सा जी इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जी खैर खैर बातचीत तो हम जारी करें रखेंगे। लेकिन बीच में हम एक और कविता आपसे जरूर सुनेंगे अगर आसानी से उपलब्ध रहेगी, कोई बात नहीं। उसमें इस जी बीच जी में आशमा आशमा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ गई। और मिथिलेश कुमार झा साहब बहुत अच्छे गायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और ज्योत्सना सक्सेना जी और सौम्या पांडे जी, आप भी जी जुड़ी हुई हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। अच्छा मनीषा जी, मुझे एक चीज बताइए कि एक दौर लेखन में खास करके जो हमारे जो महिला लेखिकाएं हैं उनमें ये चला कि
स्त्री पुरुष का जो विमर्श है, स्त्री विमर्श पर बहुत बातें होने लगी और फिर बाद में उस पर वाद विवाद भी हो गया और कहते हैं ना, कई कॉर्नर से, कई कोनों से ये बातें भी आ गई कि क्या स्त्री विमर्श पर ही लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है। और इस तरह से अपनी अपनी कई लेखिकाओं के, लेखकों के, कहानीकारों की, कथाकारों की अपने जी। विमर्श रहे। तो आपका इस पर, आपका मैं विचार जानना चाहूंगा, आपका मंतव्य क्या है इस पर? उपेंद्र जी, अगर हम यूं देखें कि स्त्री विमर्श, तो अगर हम समाज के स्तर पे जाके देखें और स्त्री विमर्श के या हम कहें कि स्त्री स्वातंत्र्य या स्त्री के संघर्षों की आवाज बन सके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस स्त्री विमर्श को हम साहित्य में उतना जरूर ला सकते हैं जितना कि वो एक नारा ना बने। हम, क्योंकि कहानी जीवन है, मैं ये बिल्कुल 100% बात मानती हूँ कि कहानी जीवन है। और आप देखेंगे कि पुरुष भी जब लिखता है वो स्त्री के बिना लिख ही नहीं पाता। अगर आप देखेंगे ज्ञानेंद्र जी या हम प्रेमचंद को भी लें, तो उन्होंने उन स्त्रियों को लिया है। अगर हम जालपा को देखें तो एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो मुझे लगता है कि साहित्य तो स्त्री के बिना अधूरा है, और बल्कि स्त्री की बात के बिना ही अधूरा है। तो उसके लिए जो एक थोपा हुआ स्त्री विमर्श है, जिसको हम कहते हैं कि कहीं अलग से लाके एक पोज लेके जो लिखा जाता है, वहां उससे मैं बचती हूँ। लेकिन जितना कि मिट्टी में पानी जरूरी है, आटे में नमक जरूरी है, उतना ही हर जगह वो विमर्श या वो एक आवाज जो थोड़ा सा भी कहीं कोई बदलाव लाती हो, वो मुझे जरूरी लगती है। लेकिन पूरी की पूरी कहानी एक नारे में बदल जाए, तो वहां मुझे वो कहानी थोड़ी सी कृत्रिम लगती है। तो साहित्य को तो जीवंत होना होगा। लेकिन अगर इसके अलग से आप एक्टिविज्म की बात करें, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें उन लोगों की बात आवाज उठानी चाहिए, एक बतौर एक लेखक, जिनकी आवाज वो खुद उठाने में असमर्थ है। जैसे मैं अभी चाय बागानों की उन मजदूरों और उनके बच्चों पे कहानी लिख रही थी, तो वो एक अपरोक्ष तौर पे उनकी बात आप साहित्य में कहते हैं। लेकिन जहां वही बात एक कृत्रिम नारा बन जाए, या आप हर बात में पुरुषों को अपना दुश्मन मान लें, या पुरुष आपकी हर समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहां मुझे अटपटा लगता है। वहां मैं इक्वलिस्ट हूँ, लेकिन जहां मुझे आवाज उठानी है, जहां मुझे थोड़ा सा भी अपने साहित्य में एक छोटी सी खिड़की दिखती है जहां मैं किसी पीड़ित स्त्री को दिखा सकती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि वो स्त्री को जरूर दिखाऊं। लेकिन जहां मुझे लगता है कि एक्टिविज्म की बात है, तो अगर मुझे किसी की सहायता करनी है तो वो मैं निजी तौर पे जाके जरूर करूंगी। लेकिन पुरुष मेरे दुश्मन नहीं है, पुरुष मेरे साथ ही खड़े हैं, और पुरुषों का साहित्य भी स्त्रियों के बिना अधूरा है। तो उसके लिए पुरुषों से अलग होकर, या उनको विलेन बनाकर, या उनको एक एंटीगोनिस बनाकर हम कहानी लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं कृत्रिम हो जाएगी, मुझे लगता है। हालांकि कई जगह ऐसा होता है कि एक आतंक होता है पुरुष का, तो मुझे लगता है जो सच है, जो समाज का सच है, वो बिल्कुल हूबहू दिखाया जाए, तो किसी विमर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम आईना खुद देख लेंगे। ये समाज नहीं अपने लिए आईना देखने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है नहीं साहित्य मतलब, का वो काम नहीं, जरूर बहुत है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। साहित्य को एक आईने की तरफ, एक मिरर की तरह काम करना चाहिए। अब एक एक्टिविस्ट होना और साथ में राइटर होना, एक साहित्यकार होना, क्या जरूरी है कि वो एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, या एक एक्टिविस्ट को अगर साहित्यकार है तो उस दिशा में उसको उस तरह से अपना लेखन करना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि अगर वो एक्टिविस्ट है तो उसको अपनी डायरीज जरूर पब्लिक करनी चाहिए, कि उसने उन उस स्तर पे जाके, या उसने चाय बागानों में जाके जो काम किया है, जो अवस्था देखी है, उसका एक दस्तावेज साहित्य में जरूर आना चाहिए। लेकिन अगर आप साहित्य लिख रहे हैं, एक कहानी लिख रहे हैं, तो वहां गल्प और एक संतुलन की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक्टिविज्म लिखना है तो कथेतर जरूर लिखना चाहिए। वो वहां उस एक्टिविज्म के लिए कथेतर में
तो आप कहानी के पीछे विमर्श को ना छुपाएं, विमर्श को विमर्श रहने दें और कहानी को कहानी रहने दें। और कहानी में जहां खिड़की खुलती है, स्त्री अपनी कहानी कहती है, वहां अपने आप ही बहुत सहजता से चीजें आ जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि कहानीकार एक्टिविस्ट हो, मगर एक्टिविस्ट अपनी डायरी लिखे और एक्टिविस्ट की कथा सामने आए तो उसका स्वागत जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कभी कभी क्या होता ना, अगर आप एक्टिविस्ट हैं, अगर आप उस दिशा में कार्य कर रहे हैं या एक्टिव हैं, तो किसी न किसी विचारधारा में जब आप बंधे हैं, उसके दायरे में हैं, तो फिर आप केवल उसी दायरे में आपका जो पूरा चिंतन है वो चलता रहता उसी पे है, चला और जाए। आपके साहित्य फिर में आप भी वही अपने परिलक्षित होता जी, है। जी जी। जी, आप फिर अपने पात्रों को विचलन नहीं करने देते। फिर आप अपने पात्रों को एक उसमें रकाब में बांध के उनको खींचते हैं और उनको अपनी दिशा में ले जाते हैं। तो वहां मुझे भी लगता है। तो पर आप देखिए कि यशपाल जी को अगर मैं पढ़ती हूँ, मक्सिम गोर्की को मैं पढ़ती हूँ, वो अपने पात्रों को छूट देते हैं, अपने पात्रों को विमर्श से परे भी कहीं और जाने की छूट देते हैं। वो अपने पात्रों को अराजक होने की छूट देते हैं, अपने पात्रों को विरोधाभासी होने की छूट देते हैं। अगर ये आपके अंदर ये रचनात्मकता और विमर्श दोनों का एक संतुलन है तो बहुत शानदार उपन्यास होगा। आपने झूठा सच पढ़ा ही होगा। तो झूठा सच का जो सेकंड पार्ट है वो पूरा का पूरा विरोधाभासों का पार्ट है। बिल्कुल। और यशपाल ने अपने कथाकार को विमर्शकार होने से बचाते हुए बिल्कुल नेकेड ट्रुथ लिखा है। तो अगर आपके अंदर एक ये दम है कि आप अपने ही विरोधाभासों का, अपने ही विमर्श के परे जाते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, उन विरोधाभासों को आप एनिमल फार्म देख लीजिए, जो लिखा गया है, उसमें वो सारे विरोधाभास आए हैं कि सत्ता जिसके हाथ आ जाती है, जानवरों ने बहुत विद्रोह किया और उनके हाथ में सत्ता आ गई, तो वो भी उस सत्ता के रूप लेके वैसे ही व्यवहार करने लगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप विमर्श के साथ साथ उस विरोधाभास को भी अगर आप ला सकते हैं तो बिल्कुल स्वागत है ऐसे एक्टिविज्म का। तो लेकिन अच्छा, होता आपके ये सही बात है। आपके बारे में पूछना चाहता हूं कि जब एक कहानीकार के रूप में, एक कथाकार के रूप में आप कोई जी, भी रचना करते हैं, कोई कहानी या उपन्यास की संरचना बनाते हैं, तो आप अपने लेखकीय व्यक्तित्व को कितना इन्वॉल्व करते हैं उसमें, या आपकी जो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है उससे कितना प्रभावित करते हैं आप अपने लेखन को, वो बहुत जरूरी है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? बिल्कुल शून्य, मैं उसको बिल्कुल हटा देती हूँ। जैसे मैंने शिगाफ लिखा तो मैंने दोनों पक्ष लिखे। कश्मीरी पंडित भी हैं तो वहां वो लड़कियां भी हैं जो बिल्कुल अकेली छूट गई हैं, वो विधवाएं हैं, पूरे के पूरे गांव हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि खाली एक वो पक्ष लिखा, मैंने सेना का भी पक्ष लिखा। क्योंकि जब मैं शिगाफ लिख रही थी और मैं कश्मीर जब जा रही थी तो मेरे पास में एक 80 वर्ष के कर्नल बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप इस उम्र में कश्मीर क्या घूमने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, एक मुकदमे में जा रहा हूँ जो एमनेस्टी ने मुझ पे किया है। हम्म। और वो मुकदमा इतने बरसों चला कि वो शायद उनकी मृत्यु के बाद भी चलता रहा होगा। तो वो उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि ठीक है, मानवाधिकार वहां के लोगों के हैं जो वहां हैं, बल्कि उन सेपरेटिस्ट अगर उस मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन वहां जो एक राष्ट्र का प्रहरी बन के एक सैनिक खड़ा है और उसको पता नहीं कहां से आके गोली लगेगी, क्या उसको अपनी आत्मरक्षा का मानवाधिकार है? बस यही लड़ाई उनकी थी। तो जब आप इस तरह की, मैं गई तो बहुत जोश में थी, तो जब मैंने इस तरह के सेना का भी पक्ष देखा, तो अगर आप संपूर्णता में कोई पक्ष उभार सकते हैं, आप चारों दिशाओं से सारे पक्षों को जब तक आप निष्पक्ष होकर नहीं रखते, तब तक मुझे लगता है कि आप सच्चे लेखक नहीं हैं। तो बहुत बड़ी बात। मैं विचारधारा को बिल्कुल भी अपने लेखन में नहीं आने देती। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर आके मैं शायद प्रगतिशील साउंड कर रही हूँ, तो मैं वहां मेरे पात्र कर रहे हैं अगर कोई विद्रोह, तो मैं उन्हें करने देती हूँ। लेकिन मेरे पात्र भीरू हैं और वो किसी और दिशा में जाना चाहते हैं तो मैं उनको वो छूट भी देती हूँ। क्योंकि जीवन को आप पूरा का पूरा कई तीनों चारों आयामों में आप दिखा सकते हैं।
आप उसको एक गहरा नहीं दिखा सकते। नहीं, तो आपको कुल मिलाकर यही कह सकते हैं ना कि इंटेलेक्चुअली ईमानदारी रहनी चाहिए, ऑनेस्टी रहनी बिल्कुल, आप चाहिए। प्रेमचंद को देखिए ना, जो उन्होंने प्रोफेसर बनाया है, और तो उसको उन्होंने उसकी मनोविज्ञान को बिल्कुल कैसे दर्शाया, एलिटिज्म भी दिखाया है, किसानों के वर्सेस एलिटिज्म दिखाया है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद भी तमाम अपनी प्रगतिशीलता के बावजूद जब लिखने बैठते थे तो वो जीवन लिखते थे, चाहे उसमें बहुत उन्हें पात्रों को विचलन की दिशा में जाने देना पड़ा हो। क्या तो बात है, क्या बात। आना कारेनिना की बात याद आती है मुझे इस पे। जब टॉल्स्टॉय आना कारेनिना लिख रहे थे, तो उनको लगता था कि उनकी समाज की स्त्रियां प्रेम में विचलन कर लेती हैं, दाम्पत्य भंग हो रहे हैं। तो उन्होंने आना को एक सबक की तरह लिखना शुरू किया कि मैं रूस की जो भी ये पीढ़ी है विवाहित महिलाओं की, इनके सामने आना एक जो अपने चरित्र से विचलित है, उसने विवाह उपरांत प्रेम किया है, उसको मैं ऐसा स्वरूप दूंगा कि देखो उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन आना उनसे उनके हाथ से छूट गई, और क्या आना बात कोई सबक नहीं बनी, और एक प्रेम का प्रतिमान बन गई। आना ने प्रेम का उस एब्सोल्यूट, जिसको परम प्रेम कहते हैं, उसकी वो पूरी मूर्ति बन गई। तो क्या मुझे चरम लगता है सीमा कि जो उसकी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जो बहुत बढ़िया। तो आना खुद टॉल्स्टॉय के हाथ से छूट गई है, जबकि टॉल्स्टॉय है आना क्या को बात। एक सबक की तरह देना चाहते थे अपने उपन्यास में, आना कारेनिना को, लेकिन वो नहीं दे पाए, आना ने उनसे हाथ छुड़ा लिया। तो मुझे लगता है कि अच्छा, किसी भी लेखक की सफलता ये है कि उसके पात्र खुद ही उससे हाथ छुड़ाकर अपनी दिशा में जाने लगे। क्या बात, उनका बहुत दम अच्छी बात कही है। बहुत उनका अच्छी शब्दों में सृजनात्मक। दम न घुटे। ईमानदारी से सृजनात्मक तो उसी को कहते हैं ना, वो बात जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपके एक महत्वपूर्ण पक्ष पर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में बताइए, जब भी आप कोई किसी रचना के बारे में कोई कथानक, उस पर प्रक्रिया आपके मन में, आपके मानसिक तौर पर चलती रहती है, फिर जब आप उस पर कागज पर उतारते हैं, कभी कभी आपको लगा कि जो आप कहना चाह रही है उससे आप छूट रही हैं, वो आप उसके साथ पूरा आप केंद्रित नहीं कर पाती है। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, खास बिल्कुल करके बिल्कुल। उपन्यास लिखने में ऐसा होता है। जी, बिल्कुल। मैं जब भी कोई उपन्यास लिखती हूँ, जैसे मैं जब स्वप्नपाश लिख रही थी तो मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि सिजोफ्रेनिया को अपने यहाँ बिल्कुल अच्छे से व्याख्यायित नहीं किया गया। हम कहते भूत आ गया है इसलिए वो बड़बड़ा रही है, जबकि उसको वो व्यक्ति दिख रहे होते हैं, आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, उसके हाथ से अपना पूरा दिमाग का जो कहते हैं स्टीयरिंग छूट गया होता है। तो ये बीमारी इतनी अजीब थी, और इस पे मैं जब लिख रही थी तो मैंने अपने सामने एक प्रतिमान रखा कि मैं अगर सिजोफ्रेनिया पे नॉवल पढ़ना चाहूंगी तो वो उपन्यास कैसा होना चाहिए। पहले क्या मैंने बात। उसको एक प्रतिमान बनाया, फिर मैंने ये तय किया अगर मैं जो लिख रही हूँ वो 60% भी उस पैमाने पे खरा उतरता है तो मैं सफल हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तरीका मेरे लिए बहुत कारगर है। तो कई बार होता है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आप जो लिखना चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन अगर आप 60% भी वैसा लिख ले रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, और वो आपकी कृति सफल ही होगी। नहीं, जो आपने विशेषकर अपनी कहानियों में और उपन्यासों में जो आपने विषय लिए हैं, जी एक तो उस पर वैज्ञानिक आधार पर है, और साथ में उसमें भाई जहां तक मैं समझता हूँ जटिलताएं बहुत है। जी जटिलताएं इस तरह से है कि उनको समझना, उन पात्रों की मानसिकता को, उनके मनोविज्ञान विज्ञान को, उनको अध्ययन करना अपने आप में बहुत कठिन है। तो जी छात्र छात्राओं के लिए, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए भी कोई स्पेस छोड़ी है आपने कि ताकि वे भी उस पर आगे काम कर सके। मेरे कथा साहित्य पे 150 से ज्यादा लोग शोध कर रहे हैं। तो निश्चय ही जैसे मल्लिका उपन्यास है जो भारतेंदु जी की प्रेमिका थी उनके ऊपर है, वो तो बायोग्राफिकल उपन्यास है। और पंचकन्या है, तो इतने हम्म। कठिन नहीं है मेरे उपन्यास, लोग आसानी से उन्हें पढ़ लेते हैं। और भाषा के स्तर पे मैं एक अच्छी भाषा इस्तेमाल करती हूँ, तो लोगों को पसंद आती है मेरी भाषा। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो अब हम थोड़ा सा साहित्य से बाहर आकर आपके जी एक और रोचक व्यक्तित्व पर बात करते हैं। आपका जो यात्रा वृतांत है जी अतिथि कैलाश का, अब इसके होने बारे आते में, हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या अनुभव है आपके, और उस यात्रा का क्या रहस्य है? आज खोल जी दीजिए इस मंच के माध्यम से। उपेंद्र जी, मैं मेघदूत पढ़ रही थी और तभी सीनियर ये फेलोशिप निकली थी संस्कृति मंत्रालय की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेघदूत के जितने भी स्थान है, मेघदूत में वर्णित जितने भी यक्ष ने मेघ को जो रास्ता बताया है, बता उस दिया, पूरे जी जी। रास्ते की यात्रा करूं। तो वो पूरी यात्रा मैंने की, नागपुर के रामटेक से लेके सरगुजा से लेके अमरकंटक से लेके और जितने भी स्थान है, कुरुक्षेत्र से फिर आगे गंगोत्री, गंगोत्री से आगे फिर मैं यहाँ आई, कैलाश गई थी। तो ये पूरी एक यात्रा साथ में चल रही थी। तो इस समूची यात्रा के दौरान जब कैलाश आया तो आए मेरी है, क्या बात है। एक्साइटमेंट का पारावार नहीं था और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं तो अकेले जा रही हूँ। उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये यात्रा खतरनाक है, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तो आप यकीन मानिए कि ये यात्रा विशुद्ध एक शोध की यात्रा थी, जहां आध्यात्म को मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी अपनी आत्मा में, मन में। ये मैं सोच के नहीं गई थी कि मैं कोई तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, समूची मेघ मार्ग की यात्रा में राम, शिव और बुद्ध अरे तीनों राम। के जितनी जगह भी कालिदास रुकते हैं, अपने मेघ को कहते हैं कि हम्म। उज्जैनी होके जाना, विदिशा होके जाना, तो विदिशा के पास में बुद्ध है, या राम टेकरी, वहां पर ही बहुत बड़ा एक नागार्जुन का पूरा बौद्ध विहार है। तो वो पूरी गुप्त काल की जो यात्रा थी और वो पूरा इतिहास था। सबसे पहले तो मेरा इतिहास और मेरा भूगोल ठीक हो गया इस बहाने, कालिदास के बहाने। तो जो कैलाश यात्रा थी, तो वहां पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ये तय हो गया था कि शिव और बुद्ध हर जगह आपको पैरेलल मिलेंगे। क्या बात तो है। जिस पल मैंने तमाम, और आप जानते हैं कि शिव अघोरी है और अघोरी हम्म। से मिलने जाना हो तो मौत से साक्षात्कार बहुत जरूरी है। तो क्या आप बात, विश्वास नहीं क्या बात। करेंगे, 3 बार हम बिल्कुल मृत्यु के कगार पर जाके लौटे हैं। 3-4 बार ऐसे हुआ, कहीं पहाड़ गिर रहा है, गिरते हुए पहाड़ से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं पर मैं खड़े होके देख रही हूँ सामने से चट्टान आके गिर गई है, किसी ने मुझे खींच लिया है। मतलब ऐसे ऐसे हादसे हुए, लेकिन उन सब हादसों में पता नहीं क्यों लगता रहा कि कोई है। और जिस पल सामने कैलाश आए, वो पल एक अंधेरी रात थी और आकाश में पूरी आकाश गंगा कैलाश के सिर पे बिल्कुल गंगा की तरह दिख रही थी। है, और क्या बात है। उस पल मुझे लगा कि मैं कहीं उस अघोरी और उस शिव और उनको महसूस कर पा रही हूँ। मन में एक अजीब सा निर्वात, एक अजीब सा शून्य। कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मैं वहां छोड़ के आई हूँ, बहुत सारे स्वार्थ, बहुत सारे मोह। तो ना चाह कर भी जब आप कैलाश को देखते हैं, आपके अंदर आध्यात्म पैदा होता ही है। वो जो 2 निगाहें हैं, आप पूरी परिक्रमा करेंगे कैलाश पे तो लोग जा नहीं सकते, उसकी परिक्रमा जो मार्ग है, जो वो मार्ग था, उस मार्ग में आप देखेंगे कि वो 2 दृष्टि है, वो आपको ऐसे देख रही है। तो वो बहुत ही एक, मैं मतलब कितनी बार मैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं दोबारा चलें क्या क्योंकि बहुत बढ़िया। तो ये कितने दिनों में आपने ये यात्रा पूरी की? कितना 15 समय दिन लगा? 15 दिनों में, 15 दिन में। क्योंकि अ, अगर आप सबसे पहले आप काठमांडू जाते हैं, एक तो वो यात्रा है जो भारत सरकार कराती है, वो 30 दिन की है। तो उतनी छुट्टी मेरे हस्बैंड तब एयरफोर्स में काफी सीनियर पोस्ट पे थे, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती इतनी ज्यादा। तो उन्होंने फिर हमने 15 दिन वाली काठमांडू से होकर जो वहां पर जाके करते हैं, एक गेटवे है तिब्बत का, वहां से हम्म। आप जाते हैं तो वो आपको हर लेवल पे, क्योंकि आप 1100 उस पे है, तो हर लेवल पे आपको 2 दिन वहां रुकाते हैं, क्योंकि ताकि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए। हम्म।
क्योंकि और जो डोलमाला पास है, डोलमा बौद्धिज्म में देखें तो डोलमा पार्वती माँ तारा का नाम है, और तारा क्या बात है। हिंदुइज्म में पार्वती है। तो डोलमाला पास है वो 19,000 फीट पे है। तो वहां तो सांस ही नहीं ली जाती, तो हम सब ऑक्सीजन अपनी कैरी कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड तो फौजी हैं, तो वो उनको ऑक्सीजन की समस्या नहीं हुई, लेकिन मुझे होती रही। तो नहीं, वहां पर कोई हेल्थ इश्यू हुआ इस बीच में, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इत्यादि कुछ? नहीं, बस थकान हुई, एक दो बार बुखार आया। लेकिन वो एक ऐसी लॉ थी कि आप उस बुखार में ही चल रहे हैं। आप 5 दिन तक नहाए नहीं है, आपके बालों में जटाजूट हो गया है, और ठंड इतनी है, और ऊपर से धूप भी पड़ रही है। तो वो अनुभव बहुत ही अद्भुत और अलौकिक था। और मानसरोवर तो मुझे याद है, मेरी माँ बचपन में हमें कहानियां सुनाती थी। मानसरोवर है, वो क्षीर सागर ही है, और वहां पे क्या सुनहरे बात है, हंस क्या बात है। तैरते हैं। तो सुनहरे हंस तो नहीं थे, लेकिन कई ऐसे ये वाली जिनको कहते हैं गोल्डन डक्स जो है, वो थी वहां पे। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स थी, माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पे थी। सारस थे, जो बौद्धिज्म में ब्लैक विंग्ड सारस जो है वो वहां थे। तो बहुत सारे ऐसे जीवों से मैं मिली। जंगली भेड़िए थे वहां पे, भेड़िए बहुत हैं ओहो, मानसरोवर के ओहो। आसपास। हाँ, तो हाँ, हाँ। लोग झुंड बना के जाते हैं। तो एक ये बात, और एक अघोरी कैलाश है, तो आप अपने शरीर की सारी गंदगियों को भूल जाते हैं। आप भूल हाँ, हाँ, जाते हाँ, हैं कि क्या आप बात। कितने दिनों से नहाए नहीं है। तो आप ये एहसास करते हैं कि अघोरी होना क्या है। तो कब, किस सन में आपने ये यात्रा की? कब? 2019, 2019 में। 2000, मतलब लगभग 4-5 साल पहले ही हुई है जी ये। जी, अगस्त में, जी, जी जी। अगस्त। तो अब एक चीज तो मनीषा जी। पूरा मेघ मार्ग वाला यात्रा भी पूरी अब आएगी राजकमल से। आपको जब आप लौट के आई कैलाश पर्वत से, तो जी। क्या क्या परिवर्तन लगा आपको? नहीं, शारीरिक तो छोड़िए, जी, मानसिक परिवर्तन क्या लगा आपको? कितना आपने अलग अनुभव किया? मैंने ये महसूस किया कि जितने भी पहाड़ होते हैं, उनको आप शरीर से नहीं, मन से पार करते हो। आए है, क्या तो बात है, बहुत मन का बढ़िया, ही बहुत साहस बढ़िया। है जो आप पार करते हैं। तो उसके बाद मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगने लगे। उसके बाद छोटी क्षुद्रताओं की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल ही चला गया, कि अब नहीं, बहुत सारे ऐसे मोह थे जिनको हम पाल के बैठते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको मैंने छोड़ा। तो मुझे लगता है कि आप त्यागना सीख के आते हैं वहां से, और आप जीवन को एक बहुत अलग ढंग से समझने लगते हैं। क्या बात है। तो अब ये आपके खैर वो यात्रा वृतांत तो आपका है ही, लेकिन अब आपके लेखन में, आपके जी उपन्यासों में जो अभी आप जिस पर आप काम कर रही हैं या आगे करने का विचार है, तो कहीं जी। पर ये परिलक्षित होगा, कहीं पर इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल। क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ही आयावर हूँ, क्योंकि मैं एक वायुसेना अधिकारी की पत्नी हूँ, तो पूरे देश भर में रही हूँ। तो निश्चय ही कैलाश कहीं ना कहीं एक मेरे उपन्यास में आएंगी जो बौद्धिज्म पे होगा। तो वो निश्चय ही आएंगे कभी। तो आगे मैं लिखना चाहूंगी इस पे। अभी तो मैं क्योंकि मैट्रियार्की पे लिख रही हूँ। जो मातृ सत्ताएं हैं, जितनी भी भारत में प्राचीन मातृ सत्ताएं हैं, उन पे एक उपन्यास लिख रही हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब वो प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद आपका विचार है? क्योंकि जी ये मुझे एकदम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट लगा जो कैलाश और यात्रा वाला आपने। जी। रैना सर, एक और जो बात मैंने वहां महसूस की, तिब्बत और चाइना के संबंधों पे। तिब्बती लोगों और चीन के हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारे कश्मीर से कैसे तनाव के संबंध हैं। लेकिन अगर आप तिब्बत जाएं और चीनी चीनी सेना और तिब्बत के आपसी संबंध देखें, तो वो तो बहुत भीषण क्रूरता के संबंध है। तो मुझे ये लगता है कि जिस पैरेलल को हम देख रहे हैं, उस पैरेलल से बहुत अलग वहां तिब्बती औरतें हैं, जी रही हैं वहां। बहुत कठिन है वहां समय।
क्योंकि मेरे सामने ही एक जो घोड़े वाला था, उसको एक सेना की जीप कुचलते हुए चली गई थी। हम्म, हम्म, तो और वहां पर बुद्ध का नाम लेना बिल्कुल गुनाह है। अगर आपके फोन में बुद्ध का फोटो है या दलाई लामा से कोई भी चीज संबंधित है, तो आप को हटानी पड़ती है। जैसे ही आप तिब्बत की सीमा में घुसते हैं, तो वहां आपको तिब्बती लोग नहीं मिलते हैं, चाइनीज सैनिक मिलते हैं जो आपको चेक कर रहे होते हैं। तो आपको फोन से, मेरे हस्बैंड क्योंकि एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो उनके तो फोन में उनके फ्रेंड्स सारे रैंक्स के साथ थे, तो अंशु ने एक रात पहले हट के रैंक्स हटाई। और वो बिल्कुल एक आम व्यक्ति बन के गए थे, उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि मैं सेना अधिकारी हूँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो थोड़ी आसान हो सकता था, थोड़ा कैलाश जाना भारतीयों के लिए आसान हो सकता था, लेकिन उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ है। चलिए, खैर ये तो अलग एक डिप्लोमेटिक मामला है। तो जी अच्छा, जी। ये बताइए कि आप तो अभी एक उपन्यास पर आपने कहा कि काम चल रहा है आपका, और साथ में आपके बहुत सारी रचनाओं का डच में, अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका, और कई भारतीय भाषाओं में ही। तो पहले किस किस कृति का हुआ है आपका, कैसा अनुभव रहा वो, क्या? जी जी। डच भाषा में का अनुवाद मैं बताऊंगी। मेरा एक उपन्यास है शालभंजी का। तो मुझे बिल्कुल ही मैंने तो उनसे कभी मिली दी थी। वहां पर मिस्टर प्लकर एक है, वो वहां पर डेनमार्क में रहते हैं, या नीदरलैंड्स में, हाँ। तो उनका ईमेल आया था कि मैं करना चाहता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो लोग ट्रांसलेट करते हैं, वो एक एक शब्द पे आपसे बात करते हैं। क्या बात है। वो किसी शब्द को, जैसे मेरे उपन्यास में स्टालिन वर्ड था, क्योंकि गोवा में अपने यहाँ स्टालिन नाम रखा जाता है। अपने यहाँ साउथ इंडिया में स्टालिन नाम को आराम से रख लेते हैं। तो उनका फोन हम्म। आया, मनीषा, क्योंकि आई एम डच पर्सन, तो आई वुड लव यू टू रिमूव दिस नेम, कैन आई चेंज इट। और नल दमयंती की कथा पे उन्होंने मेरे से बहुत देर तक डिस्कशन किया। शालभंजिका कौन थी, बौद्धिज्म में वो कौन, उन मूर्तियों का क्या प्रतीक है। तो वो बहुत मेटिकुलसली ट्रांसलेशंस करते हैं यूरोपियंस। हम है ना, कई बार हम छूट ले लेते हैं, लेकिन वो लोग छूट नहीं लेते। जब वो लोग ट्रांसलेशन करते हैं, तो बहुत बारीकी से ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन तो हम उसको, जब किसी रचना का आप दूसरी भाषा में, हम तो उसका रूपांतरण ही कहते हैं, जी अनुवाद जी नहीं होता वो। और वो भावानुवाद होता है, आपको मतलब उसकी आत्मा को बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए उस रचना जी को अपनी भाषा में परिवर्तित करना होता है। तो स्वाभाविक जी है, तो उन्होंने आपसे डिस्कस किया ही होगा, जब तक कि जी। उसके संदर्भ जो है, उसके जो उन्हें रेफरेंसेस नहीं है, भूल गया। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जी जब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक तो आप खास करके जहां पर आपके पौराणिक या इस तरह के पात्र आते हैं, ऐसे जी रेफरेंसेस आते हैं, तो वहां पर आपसे डिस्कस करना उनका बहुत जरूरी था। तो जी। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और पुरस्कार तो खैर, पुरस्कार मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता हूं, पुरस्कार तो आपको बहुत सारे मिले हैं, और ईश्वर करे आपको और भी आगे आगे जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपको मिलते रहें। आप मैं अपने कैलाश में लेखन ये इच्छा भी छोड़ के आई हूँ, सर। तो वो आपको आपको मिलते रहें। अच्छा, जी आप चूंकि राजस्थान से हैं, और जी आप राजस्थान में संगीत बहुत रिच है, जी। और खास करके नृत्य रिच है। एक विशेष संदर्भ जो आपसे डिस्कस करना है, क्या आपने कथक में विशारद किया है? क्या जी। बैकग्राउंड है उसका, वो बताइए। दरअसल मैं स्कूल में जब थी, तो हमारे टीचर थे, तो वो कथक सिखाते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वही जैसे साहित्य छूटा, वैसे ही कथक भी छूट गया था। तो शादी के बाद मैंने कथक सीखने का जुनून पाला। और आप जानते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन और शहर बहुत दूर होते हैं। तो मैं 30 किलोमीटर स्कूटर चला के कथक सीखने जाया करती थी, और दोनों बच्चों को स्कूल भेज के जाती थी। तो आधा पद्माकर मैंने पहले कर लिया था और विशारद बाद में किया। लेकिन हुआ ये कि प्रैक्टिस, मंच, इस सब के लिए आपको एक
बिल्कुल बोहेमियन जीवन चाहिए कि आप कभी भी उठ के चल दें। वो मेरे साथ संभव नहीं हुआ, तो मंचन तो नहीं, मतलब मंच पे तो बहुत ज़्यादा प्रस्तुतियाँ मैंने नहीं दी अपने गुरुजी के साथ। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी किताबें प्रोवाइड कराई, क्योंकि रायगढ़ घराना मेरा घराना था। तो चक्रधर जीउ जो वहाँ के बहुत बड़े संगीतज्ञ और राजा माने जाते हैं, उन्होंने बड़े-बड़े किलो किलो भारी ग्रंथ लिखे हैं। तो उनके उन ग्रंथों की जो संक्षिप्त वो था, उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कथक में भी मैं कथक के साहित्य में ज्यादा घुस गई, और प्रस्तुतियां कम की, लेकिन कथक करने में मुझे आनंद आता है। कवित्व मुझे बहुत प्रिय है, और कवित्व के साथ में जो कथक की खास तौर पे जो पदाघात होते हैं और जो एक्सप्रेशंस होते हैं, और भरतनाट्यम और कथक में एक यही फर्क है कि वहां पर आपको एक्सप्रेशन भी सिखाए जाते हैं, वो भी नपे तुले सिखाए जाते हैं कि कृष्ण हैं तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे नर्तक के पास एक छूट होती है कि आप अपनी मर्जी से आप पैरों का आपको गणित याद रखना है, लेकिन क्या भावों बात है। को आप उस वक्त पे, जिसे कहते हैं उपज, कि हम्म। आप भावों को उपज पे छोड़ सकते हैं, या अपने नृत्य में विचरण लाके एक नई उपज भी पैदा कर सकते हैं। तो एक आजादी कथक में है, और कथा कहे सो कथक कहते हैं। तो क्या कथक बात है। और साहित्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कथक का मेरा साहित्यिक पक्ष, मैंने बिरजू महाराज पे एक पूरी किताब लिखी, बिरजू लय। तो वाह वाह, बहुत बढ़िया, जी, बहुत अच्छा। उसमें मैंने ये अच्छा, ये सवाल उठाया था कि कथक एकल का नृत्य था, बिरजू महाराज ने उसे हम्म, सामूहिकता दी, सामूहिक बिरजू कर दिया, महाराज जी जी ने जी। बैले बनाया। तो उसमें बहुत सारे ऐसे नए विषय मैंने उठाए हैं जिनको बिरजू महाराज ने एक नए ढंग से दिया है। और राजस्थानी संगीत का भी तो आपको ज्ञान है, तो आप जी, तो मैंने जी, सुना बिल्कुल। स्वयं थोड़ा अन्ना बहुत जमाई उनका, जी, बिल्कुल, मांड गायकी और मांड कालबेलिया गायकी। नृत्य। जी, तो मेरा एक थोड़ा सा उपन्यास है पंचकन्या, उसमें उसमें आया है इनका कालबेलिया नृत्य इनका। तो थोड़ा सा सुनाइए ना कुछ, कोई नमूना मैं तो सुनाइए। मेरे को बस एक छोटी सी पंक्ति आती है, मैं ज्यादा तो सीख नहीं पाई। जी जी। मांडी है वो भी। अ, कोशिश करती हूँ, मैं सिंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप देखिए देखिए, ये ऑडिशन थोड़ी है इसको। जी, जी जी। जी। जल बादल बीच चमक्यानी तारा, के चा सांझ पड़या पिवजी लागे हो प्यारा, काई ते मिजाज करारसिया, दल बादल बीच चमक्यानी तारा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे हैं दल कि मुझे बादलों के थोड़ा। बीच में तारा चमका है, और शाम होते होते मुझे पिया जी प्रिय लगने लगे हैं। और आप बताएं कि मैं आपका क्या मिजाज करूं, मैं आपके क्या सत्कार करूं, ये इस क्या भाव बात में। है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जी, बहुत अच्छा लगा। अब आपको लगा कि इस बातचीत के दौरान जो हमसे कुछ छूट गया हो, कोई बात आप और किसी बारे में कहना चाह रही थी? मैं मल्लिका के बारे में बात करना चाहूंगी, जो भारतेंदु जू और मल्लिका की कथा है, जो उपन्यास मैंने लिखा। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब भी भारतेंदु जी की बात होती थी, तो मैंने भारतेंदु जी की दो जीवनियां पढ़ी थी कॉलेज के दिनों में। तो भारतेंदु जी के जीवनियों में मल्लिका का जिक्र चांद में कलंक और गुलाब में कांटा की तरह आता है, और ये कांटा मुझे लग गया था। और मेरी हम्म। इस उपन्यास के पीछे यही दृष्टि रही कि मैं मल्लिका को एक अलग तरह से स्थापित करूंगी। और क्या बात है। उस उपन्यास में एक तथ्य आया है कि हमारे यहाँ उपन्यास शब्द नहीं था, आख्यायिका शब्द था या आख्यान शब्द था। तो जब मल्लिका आई, वो अपने साथ उपन्यास शब्द लेके आई थी। तो ये उपन्यास उसी मल्लिका के लिए था, जिसको हम इतिहास में कहीं ना कहीं भूल गए थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
तो अंत में अब एक छोटी-सी जिज्ञासा है मेरी। अब आप इतना जी, लिख रही हैं, इतने उपन्यास लिखे हैं, इतने कहानी लिखे हैं और कई मंचों पर ये बात उठ जाती है, अपने चिंतन-मनन में, विचार-विमर्श में। पिछले दिनों हम जी, जयपुर गए थे, वहाँ पर भी ये विषय रखा गया कि आजकल जो साहित्यकार है और उसके जो पाठक हैं, कितनी नज़दीकियाँ हैं दोनों में, कितना एक दूसरे का वो पढ़ते हैं, किताबें लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो इस संघर्ष पर या इन परिस्थितियों पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अभी भी ऐसे पाठक हैं हमारे सामने जो किताब खरीद कर, पुस्तक खरीद कर आपकी आपके उपन्यास, आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं? जी, बिल्कुल पढ़ते हैं। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी किताबें बिकती हैं और मेरे पाठकों के मेरे पास फ़ोन आते हैं। तो मुझे याद है कि जब मल्लिका का पुस्तक मेले में लोकार्पण हुआ था, उस दिन करीब मैंने 250 किताबों को साइन किया था और उस वक़्त उतनी उपलब्ध थी, फिर दोबारा मँगाई गई, फिर से साइनिंग वो शुरू हुआ। तो मुझे याद है कि किताबें अब भी पुस्तक मेले में आप जाके देखिए, ज़्यादातर पाठक वहाँ मिलेंगे आपको, बल्कि लेखक पाठक बन के घूमता हुआ मिलेगा। मैं खुद सस्ता साहित्य मंडल, रूसी साहित्य और जितने भी मेरे ऐसे साहित्य की किताबें हैं या ट्रांसलेशन किताबें हैं, उन सबको ढूँढती हुई मिलती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर एक पाठक जीवित है, तो निश्चय ही मुझे पढ़ने वाले पाठक भी होंगे। क्या बात है! इसी नोट पर हम अब 1 घंटा 10 मिनट लगभग 12 मिनट हो गए और बात करते-करते जी, पता भी नहीं चला। अब अंत में जो जी। मित्र इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, आप सबका धन्यवाद और और आप सब जहाँ भी हैं, जिन भी कोनों में हैं, जहाँ की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी ऐसी घटना अगर आपको प्रभावित करती है, तो प्लीज़ उसे लिखिए क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे विषय अछूते हैं, जिनको हम नहीं लिखते हैं। तो आप जहाँ भी खड़े हैं और आपके आसपास जो भी विषय हैं, प्लीज़ उन्हें लिखिए। बहुत अच्छी बात कही आपने इस कार्यक्रम के समापन पर कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं मनीषा जी जो अछूते हैं, जिन पर लिखना बहुत ही आवश्यक है और एक जी, ईमानदार साहित्यकार लेखक की वही प्रतिबद्धता है, वही कार्य है कि उन विषयों के बारे में वो सोचे, वो लिखे, चाहे वो कविता के रूप में आए, चाहे वो कहानी या उपन्यास के रूप में आए या चाहे वो किसी भी रचनात्मक रूप में आए, लाइए ज़रूर, जी, नाटक के रूप में आए, तो जी, ज़रूर लाइए उसको और अपने पाठकों के लिए, अपने जो आपके सुनने वाले हैं, आपको मानने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जी, हमारे साथ जुड़ जी। गए और इस कार्यक्रम को आपने आज सार्थक बना दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, मैं भी आभारी हूँ सर आपकी। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों रचना धर्मियता में आज हमारे साथ जयपुर से जुड़ी थी सुश्री मनीषा कुलश्रेष्ठ, सुपरिचित कथाकार, उपन्यासकार, साहित्यकार और बहुत सारे मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े थे इस कार्यक्रम में और मनीषा जी कार्यक्रम के अंत में जो मित्रों के कमेंट्स आए हैं उनको पढ़े और मैं आशा करता हूं कि वे उनको रिस्पॉन्ड करेगी और जो मित्र जुड़े हैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपसे आज्ञा चाहता हूं।